मेरी बात साहब, रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक, इस बात पर कतई डिपेंड नहीं करता कि किस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस बात पर कतई डिपेंड नहीं करता कि हम किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लिखो इस बात को, फिर समझाते हैं इसका मतलब। लिखो, बोल रहा हूं, कॉपी पेन रेडी? यस, लिखो। रेफरेंस फ्रेम हमेशा ऑब्जर्वर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। Hello everyone, myself Ali Haider, second year MBBS student from GSM Medical College Kanpur. First of all, thank you to Ashish sir for giving me the opportunity to speak in front of you. Ashish sir एक टीचर के साथ साथ एक अच्छे काउंसलर भी हैं। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है या फोबिया जैसा कुछ भी है तो आपको डेली 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपका सबसे पहले तो इससे आपका डर दूर होगा और नीट में आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। रेफरेंस फ्रेम हमेशा ऑब्जर्वर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक, वो इस बात पर कतई डिपेंड नहीं करता। वो इस बात पर कतई डिपेंड नहीं करता कि किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक, इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। हम जिस चीज को देख रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं होता। अब आपको इसका मतलब क्या है, कुछ फील नहीं आ रहा है, कुछ अंतर आत्मा से फील नहीं आ रहा है ना तस्वीन भाई? लिख तो लिया लेकिन वो बात नहीं आ रही, आखिर कहना क्या चाहता हूं मैं, मतलब क्या है इस चीज का, समझाता हूं मैं तुमको। देखो, एक बात तो ये हमेशा ध्यान रखो पूरी फिजिक्स में, ऑब्जर्वर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, वो ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर आप अब किसको मानोगे? ऑब्जर्वर, हाँ, आप इतनी रंगबाजी ना दिखाओ कि नौकर चाकर रख लो ऑब्जर्वर के लिए। खुद ही अपने आप को ऑब्जर्वर मानो, और जब तुम खुद अपने आप को ऑब्जर्वर मानोगे तो तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। तो जब कभी नोट करते चला हमारी एक बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपनी अंतरात्मा में बैठा लेना, हमारी छोटी सी बात पर क्वेश्चन बनता है नीट में। ठीक, जब कभी भी ऑब्जर्वर की बात हो ना, तो किसी और को नहीं कि नहीं हम तो रंगबाज, हम उसको नौकर रखेंगे। नो नो नो, अपने आप को मानो ऑब्जर्वर, खुद ऑब्जर्व करो। ठीक, कहा जा रहा है सड़क से कोई घटना घट रही है, सड़क पे खड़े हो जाओ जाके। कहा जा रहा है कार के अंदर कोई घटना घट रही, कार के अंदर जाके बैठ जाओ। कहा जा रहा है लिफ्ट में ऐसा हो रहा है तो लिफ्ट में जाके बैठ जाओ। ट्रक में ऐसा हो रहा है, अबे ट्रक में जाके बैठ जाओ। वहीं से ऑब्जर्व करो, वहीं से चीज़ों को देखो, बहुत फायदे में रहोगे। फिजिक्स से कठिन क्वेश्चन चट से निकलेंगे। ठीक, तो ऑब्जर्वर आप खुद अपने आप को माने, बात नंबर 1। अब देखिए, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज करिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने आप को ऑब्जर्वर माना हूँ, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह रुकी हुई है, चल नहीं रही है। भगवान न करे चले, अगर चल गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई।
चलेगी तो ये भूकंप की सिचुएशन में, तो भगवान ना करे ये कमरा चले। अब यहाँ से मैं किसी को ऑब्जर्व करता हूँ खिड़की से झांक के, ठीक। मैंने एक साइकिल वाले को देखा, ठीक। साइकिल वाला मार चला जा रहा था एक्सेलरेशन से। साइकिल वाला कैसे चल रहा था? एक्सेलरेशन से। बताओ मेरा रेफरेंस फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? हाँ, वेरी गुड। मेरा रेफरेंस फ्रेम कैसा होगा? अरे इनर्शियल। अरे हम कहाँ हैं? हम तो यहाँ हैं, फर्श पे हैं, और फर्श तो नहीं चल रहा ना, तो हमारा रेफरेंस फ्रेम कैसा है? इनर्शियल। साइकिल वाले से क्या मतलब? वो चले ना चले, भाड़ में जाए। अरे ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर तो इनर्शियल पे है, मैं तो यहाँ हूँ, ये जगह तो नहीं चल रही। समझ गए? वही मैंने लिखवाया, रेफरेंस फ्रेम हमेशा ऑब्जर्वर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इस बात पर कतई डिपेंड नहीं करता कि हमने किसको देखा, किसको ऑब्जर्व किया। ठीक है सर? क्लियर है बच्चों? साहब बताना, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन बताना, ठीक? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना, ठीक? मेरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट से जा रहा है, लिफ्ट जानते हो ना, एलिवेटर लिफ्ट मॉल वॉल में लगी रहती है। एक व्यक्ति लिफ्ट से जा रहा है, लिफ्ट एक्सेलरेशन से चल रही है, लिफ्ट एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक। हम एक बॉडी को देखते हैं, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। बॉडी कैसे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। बताइए हमारा रेफरेंस फ्रेम कैसा? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? सोच लो, हम जहां हैं, हम लिफ्ट से जा रहे हैं और लिफ्ट एक्सेलरेशन से चल रही है, और हमने एक बॉडी को देखा या कोई साइकिल वाले को देखा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। बताइए हमारा रेफरेंस फ्रेम कैसा? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? सोच लो, हाँ सोच लो सब लोग, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? वेरी गुड, नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि हम कहाँ हैं? हम तो लिफ्ट में हैं, और लिफ्ट कैसे चल रही है? एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है तो कैसा रेफरेंस फ्रेम मेरे लाल? नॉन इनर्शियल। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो अगर ऑब्जर्वर की सिचुएशन, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से पूछूं, खुशी लीव इट, अब इससे आगे चलो, आगे समझ आएगा, ठीक है? अब ये छूट गया, इसको बाद में समझना, कभी क्लास कराऊंगा तो बता दूंगा। सुनो, ठीक? मैं बोल रहा हूँ, मैं कार से जा रहा हूँ, कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मैंने एक दूसरी कार को ऑब्जर्व किया, वो कार एक्सेलरेशन से चल रही है। बोलो मेरा रेफरेंस फ्रेम कैसा? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? मैं कार से जा रहा हूँ, फिर से सुन लो, मैं कार से जा रहा हूँ, मेरी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मैं एक दूसरी कार को देखता हूँ, वो कार एक्सेलरेशन से चल रही है। बताओ मेरा रेफरेंस फ्रेम कैसा? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? मैं कहाँ हूँ? कार में, और कार कैसे चल रही है? कांस्टेंट से। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इनर्शियल होगा। समझ गए? कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इनर्शियल होगा। नहीं समझ में आया बेटा? ठीक, जब कभी भी देखना है, अभी आएगा ना, जब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे वो एनएलएम में सूडो फोर्स, लिफ्ट है, उसमें पुली टंगी है, पुली एक्सेलरेट हो रही है, तब ये सब लफड़े बड़े आएंगे, तब तुम्हें यही समझ आएगा। तब तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हें याद रहेगा कि रेफरेंस फ्रेम तो ऑब्जर्वर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, किसको देखा गया उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ठीक है, वही बात मैंने लिखवाई है, समझ में आया ना? वही चीज़ मैंने लिखवाई है वहाँ पर। बोलो भाई, तस्कीम भाई, क्लियर है? चलो सर आइए आगे चलते हैं। ये जो रेफरेंस फ्रेम की बात हुई, आज पढ़ा रहा हूँ,
दोबारा फिर आएगा NLM में, और उम्मीद करता हूँ तब तक आप लोग भूल जाएंगे। भूल जाओगे? हाँ, भूलना नहीं, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलो वापस आते हैं सर। देखिए, मैंने बात रेफरेंस फ्रेम से पहले करी थी पोजीशन वेक्टर की। वापस अपने पॉइंट पर आता हूँ, मैं पोजीशन वेक्टर पे आता हूँ। देखो भैया, दुनिया में किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ को परिभाषित करने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। वो तुमको एक लेना पड़ता है रेफरेंस फ्रेम। अरे यार, तुम कहीं जाते हो, अपना इंट्रो देते हो, कुछ तो बताते होगे ना कि मैं फलाने, मैं ये, बस यही बताते थे। बहुत बड़े हीरो हो क्या, मैं बहुत बड़ी हीरोइन हो क्या, ऐसा थोड़ी ना होता। तो पूछते किसके बच्चे हो, तो बताते हो मेरे फादर का, वालिद का नाम ये है। मुझे ननिहाल पक्ष में जाओ तो मेरी मम्मी का नाम ये है। एक रेफरेंस फ्रेम लेते हो कि नहीं लेते हो? किसी के सहारे से बताते हो अपने आप को? बोलो। अब कोई कहते मैं नरेंद्र मोदी, तो बहुत नरेंद्र मोदी, कौन नरेंद्र मोदी? तो वो बताएंगे नहीं, मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सहारा लिया ना उन्होंने, वही रेफरेंस फ्रेम है। दुनिया में किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम रिक्वायर्ड होता है, एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक सर, अब समझना, बात को समझना बाबू। बहुत आसान है फिज़िक्स, फिज़िक्स से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता साहब। एक पॉइंट बनाया मैंने ये, ठीक बाबू, इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, बता। अरे तुम क्या, तुम्हारे अच्छे नहीं बता पाएंगे? हाँ, इतना कह सकते हैं कि इस बोर्ड पर है, या कह सकते हैं कि इस क्लास के अंदर है। हाँ, ये भी कह सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर है। ऐसे तो कह सकते हो दुनिया के अंदर है। अरे तो एग्जैक्ट बताओ ना, हाँ कहाँ पर, ठीक। एक अभिषेक पिक्चर देखे होगे भाई, गाना बताता है, चांद सिफारिश जो न करता तुम्हारी, याद आया तो देता हमको बना। ये पिक्चर देखे हो? ये पिक्चर कौन सी थी यार? अच्छा, हाँ बोर्ड फना जियो, तब तुम भी बेटा खिलाड़ी हो। हाँ, तो भाई सर, ये पिक्चर जो थी उसमें अगर आपने देखी हो, ना देखी हो तो कभी देखिएगा, क्योंकि मैं तो पिक्चर देखता नहीं हूँ। मैं अगर पिक्चर देखता हूँ तो उसमें साइंटिफिक बातें देखता हूँ बस, वरना मैं सिर्फ 3 चैनल देखता हूँ, संस्कार, आस्था और एक भजन संध्या का आता है, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। ये सब मुझे सांसारिक उससे मोह माया नहीं है मुझे, ठीक। तो ठीक, तो बाबा ये लेंगे। नहीं ऐसा नहीं, तुम लोग जो बाबा बोलते हो, मुझे कई बार बच्चे बाबा बोलते थे क्लास में लास्ट ईयर, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं बाबा बनूंगा। देखो, मैं तैयारी कर रहा हूँ, छोटी बढ़ा रहा हूँ, इसीलिए 4-5 साल बाद बनूंगा, और नहीं हो 5 साल बाद मैं बाबा बनूंगा, और तब तक तुम लोग बन जाओ डॉक्टर। तो हम पूरे प्लानिंग से काम कर रहे हैं, ठीक। बाबा देखो, बाबा बनने में बहुत फायदा है यार। हमने देखा बाबा लोग पर बहुत पैसा होता है भाई जी यार। ये लोग, कई लोग सोच रहे होंगे आसाराम बाबू, अरे पापियों, नहीं आसाराम बाबू नहीं, बढ़िया बाबा बनेंगे। बस तुम लोग का काम करना है, तुम लोगों को भीड़ में बैठे रहना, बीच में मैं तुम लोगों को बता दूंगा, भीड़ में बैठे रहना, और जब भी मैं कोई प्रवचन करूं, बस तुम लोग डॉक्टर बनना, कोट पहन के बैठे रहना, बस तुरंत। अरे वाह बाबा जी, क्या बात है, आप ही की वजह से तो ऐसा हो गया भाई साहब, बस ये काम करना होगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी पढ़ा रहे तो इसका वहाँ पे वो करना बाद में, ठीक। बस बाबा जी ने तो मुझे डॉक्टर बना दिया, बस ये कहना तुम लोगों को, ठीक। वाह बाबा जी ने तो चमत्कार कर दिया। तो सर जी, उस पिक्चर में आमिर खान साहब एक जगह भटक जाते हैं,
एक जगह भटक जाते हैं तो अपनी पोजीशन मिलिट्री में है, आतंकवादी बने क्या बने मुझे नहीं याद है, तो वो पता क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन बताते हैं, पोजीशन कि मैं श्रीनगर को, लाल चौक को ओरिजिन मान के मैं इस फलाना कोऑर्डिनेट पर हूँ। तो एक्चुअल में जो लाल चौक है दैट इज ओरिजिन, वही रेफरेंस फ्रेम माना गया, उसके हिसाब से मैं इस कोऑर्डिनेट पर हूँ। पोजीशन हमेशा ऐसे ही बताई जाती है। अगर आप एफएमसी वगैरह में जाओगे तो आपको सिखाया जाएगा पूरा कि आप कहीं भटक गए हो तो आप अपनी पोजीशन कैसे लोकेट करोगे, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस फ्रेम मानोगे। ठीक, तो यही यहाँ अगर मैं एक ओरिजिन बना देता, ये देखो ये ओरिजिन बना दूँ, ये एक्स एक्सिस बोल दूँ, ये वाई एक्सिस बोल दूँ, अब बता पाओगे ना पोजीशन, बोलो आप बता सकते हो। ये पॉइंट बताना है P है मान लो, तो ये सपोज करो एक्स एक्सिस में मान लो मैंने कह दिया 3 है और वाई एक्सिस में मैंने कह दिया 2 है ये, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे 3,2। एक्स एक्सिस को सबसे पहले लिखते हैं, वाई को उसके बाद, जेड को सबसे बाद में। ठीक, अब बता दोगे ना पोजीशन, ओरिजिन पता हो तो तुम बता दोगे ना पोजीशन। यही हमारा रेफरेंस फ्रेम है। हाँ, रेफरेंस फ्रेम अगर बदल दिया जाए तो कई बार पोजीशन बदल जाती है। मान लो सपोज करो, अभी ना बनाओ, अभी पहले सीख लो, अभी मैं जब बनाऊंगा तब बनाना, ठीक है। मैं कह दूँ ये एक्स डैश वाई डैश है, ये कोई ओरिजिन ओ डैश है, तो ओ डैश के हिसाब से क्या इस पी पॉइंट की पोजीशन वही होगी? नहीं, कुछ और होगी। अब एक्स एक्सिस में अलग होगा और वाई एक्सिस में अलग। बोले भैया, अब एक्स एक्सिस में ये वाली दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक पूरी, मान लो कुछ आई 5, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ आई 4। अब क्या कोऑर्डिनेट होंगे? 5,4। समझ गया भैया? ठीक है बच्चा। तो अगर रेफरेंस फ्रेम हम बदल देते हैं, ओरिजिन बदल देते हैं, तो पॉइंट वही रहता है, बस उसके कोऑर्डिनेट बदल जाता है। ठीक, समझ गए सब लोग? चलो बाबू आइए आगे चलते हैं। देखो यार, बात कर रहे थे हम पोजीशन वेक्टर की। किसकी बात कर रहे थे भैया? पोजीशन वेक्टर की। ठीक यार, ये पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, बेकार की बात है, बहुत आसान है। सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। ठीक, जैसे कैसे एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस में चलना है। देखो जैसे मान लो मैं कहूँ पॉइंट P की लोकेशन मुझे अगर डिफाइन करनी है तो मैं कहूँगा वी हैव टू मूव 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, देन 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, देन वी गेट अ पॉइंट P। ऐसे पूरा बोलना पड़ेगा ना कि पहले एक्स एक्सिस में 3 चलो, वाई एक्सिस में 2 चलो, तब तुम्हें पॉइंट P मिलेगा। ठीक यार, ऐसे 2-4 पॉइंट अगर और बन गए तो फिर हम यही लिखते रह जाएंगे कि इसमें इतना चलो, उसमें उतना चलो। ठीक, इससे अच्छा है यार, एक शॉर्ट टेक्निक है, एक आसान तरीका है, एक शॉर्ट टेक्निक है सर। शॉर्ट टेक्निक देखो भैया, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। तस्लीम भाई बोल, सही कह रहे हैं, हर आदमी भाई जी जल्दी में है, हर आदमी बहुत फास्ट चलना चाहता है। बोलो सही करें गलत करें, बताओ। अच्छा, समय नहीं है, जल्दीबाजी मत चाहिए। अब देखो, अब आप लोग मैसेज टाइप करते होगे तो अब देखो अब क्या होता है, अब किसी का नाम अगर आपको टाइप करना है तो आप ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में नाम टाइप करते हो। पहले जैसे किसी का नाम होता था सिद्धार्थ, अब लोग क्या कहते हैं? सिड। लोग कहते हैं नाम छोटा कर दिया। जैसे पहले होता था मैथमेटिक्स, अब क्या कहते हैं? मैथ्स कहते हैं। पहले किसी का नाम होता पूजा, अब क्या कहते हैं? पू। याद आया? कभी खुशी कभी गम, K3 जी।
वेरी गुड सतीश कुमार वर्मा, तुम भाई जी बहुत बड़े खिलाड़ी हो, वेरी गुड वेरी गुड, तुम मेरे चेले बनोगे, ठीक है। तो ठीक है सर। तो अब देखिए शॉर्ट का टाइम है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। बस क्या है पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और कोई बहुत लोड मत लेना उसका, ठीक। जैसे 3 एक्स एक्सिस में 3 चलना है, उसको लिख दो 3i। तुम्हारे सर आपको एक बच्चे को नंबर चाहिए, नेक्स्ट टाइम पे दे देंगे। 3i, बोलो भाई i क्या है, i इज द यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस को i यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ले कहोगे यूनिट वेक्टर, क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम पे बताया था, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 हो, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अब यार तुम ही सोचो 3i, 3 इंटू 1, 3 तो रहेगा, किसी भी चीज़ में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो यार वही तो रहता है, क्या फ़र्क पड़ गया, 3i लिख दिया, बस ये हो गया। i का मतलब एक्स एक्सेस, ठीक। y को j कैप, बाबू एक z एक्सिस भी ऐसे होता है, वो इसमें दिखा नहीं पाओगे, बाहर होगा, बाहर ऐसे z, इसको k कैप से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हे बात ना करो सतीश, ठीक है, k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है भैया। सर जो P पॉइंट पर पहुंचना है, P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बताना है, तो सिंपल बता दो, x एक्सिस में 3i, y एक्सिस में 2j, तो 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, ठीक। अब उसको लिखते कैसे हैं, और ये है पोजीशन वेक्टर P का, किसका पोजीशन वेक्टर है, P का। अरे कौन सा पॉइंट है यार, P तो है, P का पोजीशन वेक्टर किस ओरिजिन के हिसाब से, O के हिसाब से, किस ओरिजिन के हिसाब से, O के हिसाब से, तो क्या लिखते हैं, OP लिखते हैं, OP, दैट इज 3i प्लस 2j, OP is 3i प्लस 2j, क्लियर है भैया। तो क्या पढ़ा जाएगा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन O के हिसाब से, दैट इज 3i प्लस 2j, समझ गया पोजीशन वेक्टर। सपोज करो ये पॉइंट कहीं बाहर होता, मान लो सपोज करो ये P पॉइंट यहाँ ना होके सपोज करो यहाँ होता जैसे, और बाहर होता, इधर होता, तो हमें लग रहा है z एक्सिस और आ जाता। मान लो 5 यूनिट बाहर होता, कितना बाहर होता, 5 बाहर, तो क्या लिखते हैं, 3i प्लस 2j प्लस 5k, बाहर है ना, तो क्या लिखते, 5k, क्लियर है भैया। 3i प्लस 2j प्लस 5k, ठीक है सर। पोजीशन वेक्टर लिखना समझ गए, बताओ है कुछ, है आसान, ठीक है। अब बताना तुम लोग, ये बनाओगे, बना लो जल्दी से। जैसे बताते हैं, मान लो सपोज करो भैया ऐसे ही होता, यही सिचुएशन होती, आप लोग बस बताना, ठीक है, फटाफट। पॉइंट P यहाँ है, ये 3, ये 2, ये इम्पॉर्टेंट है, जब मैं बना लूँ तब बताना। बताओ पोजीशन वेक्टर O के हिसाब से क्या होगा, होगा 3i प्लस 2j, ये होगा, ठीक। साहब ये पॉइंट यहाँ होता है एक, मान लो Q, ये होता 3, ये होता 2। अब बताओ बेटा इसका क्या होगा, हाँ अब इधर आ गए ना, एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव होता है, ठीक, उधर पॉजिटिव होता है,
ये ऊपर पॉजिटिव होता है, ये नीचे नेगेटिव होता है। तो क्या आएगा भैया इसका कोऑर्डिनेट आएगा -3i प्लस का 2j। बोलो ये आएगा? ठीक, वेरी गुड। ठीक है बच्चा। अच्छा ये पॉइंट मान लो यहाँ होता तो, अब बताओ बोलो भाई, और यहाँ होता तब बताओ। सारे पॉइंट आप बताओ, म्यूट कर दो। हाँ सर, पॉइंट यहाँ होता तो कितना आता? पॉइंट यहाँ होता तो मुझे लग रहा है एक्स भी माइनस वाई भी माइनस -3i -2j। पॉइंट एम है, पॉइंट एन होता है यहाँ पर ये 2। अब बताओ कितना आता? 3i -2j आता। अबे वाई नीचे है यार, इसमें कौन सी बात है? ठीक है, हो जाएगा सर, कर लोगे? सी के पोजीशन वेक्टर बाहर होता तो जेड एक्सिस और कर देते। अभी मान लो बोर्ड तोड़ के अंदर बना दे, अब तोड़ थोड़ी नहीं सकते यार, मान लो अंदर होता तो है तो माइनस जैसे कर देते, बाहर होता तो प्लस। ठीक है सर बाबू, ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, अब सुनो मेरी बात बाबूजी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, छोटी सी हेडिंग लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड परिमाण लिखा। सुनो, किसी पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे ये पी वेक्टर है, ये क्यू है, ये एम है, ये एन है। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड कह दो, मॉड कह दो, मॉडुलस कह दो, मॉड कह दो, मॉडुलस कह दो, अबे सब एक ही बात होती है। ठीक, जैसे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको कैसे लिखेंगे? या तो सिर्फ पी लिख दो, वेक्टर ना लगाओ, इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ठीक, या फिर ऐसे लिखो, दो ऐसे डंडे खींच लो, ऐसे लिख दो, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। या मॉड भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? मॉड ऑफ पी वेक्टर। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है भैया? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड, मॉड, मॉडुलस, क्लियर? देखो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी वेक्टर के ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछें तो यहां से ये तो ओरिजिन से, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन वेक्टर इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड की, लिख लो। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, the distance from the origin to the position vector, the distance from the origin to the position vector, the distance from the origin to the position vector is known as magnitude, is known as magnitude। ठीक है सर, ओरिजिन से डिस्टेंस यानी कि ये दूरी, जैसे P का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब ये वाली दूरी। हे बाबू, क्या ये वाली दूरी नहीं निकाल पाओगे? पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती क्या भैया? ये 3, ये 2, तो पाइथागोरस से कितनी आएगी? √3² + 2²। बोलो, √3² + 2²। अच्छा थोड़ा गौर करना, ये ले सतीश, तुमने तो कमाल कर दिया। √3² + 2² 5 होगा, बट 9 + 4 √13 होगा। अरे सतीश वाह,
कहाँ करा तो भैया, कितना होगा √13। चलो सॉल्व बाद में करना। बाबू अगर हम क्यू पॉइंट का मैग्नीट्यूड पूछे, ये दूरी होगी, बताओ कितनी होगी। ये भी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगी। बोलो बोलो भाई। अच्छा अगर इस पॉइंट का पूछें तो बताओ कितना आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोलो इस पॉइंट का पूछें तो तुम हमारी बात पे गौर करो तस्कीन, बात पे गौर करना। जो तब बनाए फालतू नहीं बनाए हैं, ठीक, क्योंकि मैं कोई भी काम फालतू नहीं करता सर, ठीक, समझो बात को। मैग्नीट्यूड पे गौर करना। एक बात तो ये समझ में आती है, मैग्नीट्यूड निकालना था तो √i के साथ यहाँ कितना लिखा है बताओ, 3 लिखा है, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और j के साथ कितना लिखा है, 2 लिखा है, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। √i की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर k होता तो प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता। बात नंबर पहली, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बात नंबर दूसरी, मेरे लाल मेरे बच्चा, यहाँ माइनस है, बताओ मैग्नीट्यूड में माइनस आया क्या? नहीं आया। मैग्नीट्यूड में कभी माइनस नहीं आता। यहाँ देखो दोनों माइनस है, माइनस आया क्या? नहीं। यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस है, माइनस आया क्या? नहीं। वो नहीं आया ना। इसका मतलब अगर कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधे √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और कभी भी साइन कंसीडर नहीं करेंगे। तुम देखो यहाँ माइनस था, क्या हमने लिया? नहीं। यहाँ दोनों माइनस है, क्या हमने लिया? नहीं, आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नोट कर लो कि कभी भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये, और साइन कंसीडर नहीं होगा, साइन कंसीडर नहीं करेंगे। समझ गया भैया? नोट कर लो। √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और साइन कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है भैया? समझ गए? कोई दिक्कत? निकाल लेंगे आप मैग्नीट्यूड? ठीक है। पेज चेंज करो बाबू। हो जाए एक एक हो जाए, फिर घर चले जाना। ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये देखो देखो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। साइन पर ध्यान नहीं देते। देखो डबल आ की मात्रा लगी है, कितनी बड़ी बात है, ध्यान नहीं देते। ठीक है, ध्यान देना नहीं। फाइंड करो मैग्नीट्यूड।
कहा क्वेश्चन? क्वेश्चन है वेक्टर ए कितना दिया भैया? वेक्टर ए दिया 2i। हाँ एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, सारिया बता दूंगा मैं। 2i + j - k। मैग्नीट्यूड कुछ भी लिख दो यार। अंडर रूट, वेरी गुड। i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर j के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं, 0 माने क्या? अरे नहीं यार, मल्टीप्लाई में 1 मानते हैं भाई, 1। वेरी गुड। -1 का स्क्वायर है -1। साइन कंसीडर नहीं करते, तो मुझे लग रहा है ये आएगा 4 + 1 + 1 √6। समझ गया भैया? ठीक है। जानवी कुमारी जी, ये तुम्हारा 2√2 कैसे? √6 2√2 होता है? 2√2 नहीं होता बेटा। क्लियर है भैया? ठीक सर।